हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज ये नया टॉपिक, दैट इज़ ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ेज़, जो कि आखिरी बड़ा टॉपिक बचा हुआ है अगर हम ट्वेल्थ की बात करें। इसके अलावा केवल एनिमल हस्बेंड्री बचता है, जो कि एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाता है, उसकी कोई चिंता की बात नहीं है। जनरली उससे क्वेश्चन नहीं आता है, मगर हाँ क्वेश्चन आ भी सकता है, हम ये मान के चलेंगे क्वेश्चन आ सकता है और उसी हिसाब से हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो व्हाट इज़ हेल्थ, हेल्थ की डेफिनेशन क्या होती है? अगर हम जनरल डेफिनेशन देखें तो जब पर्सन फिजिकली फिट होता है तो हम उसे हेल्दी मान लेते हैं। अगर कोई बीमारी नहीं है और वो फिट लग रहा है तो हेल्दी मान लेते हैं। मगर अकॉर्डिंग टू WHO, वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड बिहेवियरल, दिस इज़ नोन एज हेल्दी पर्सन। जो इन सारे एस्पेक्ट्स में हेल्दी हो वही हेल्दी पर्सन होता है। केवल फिजिकली हेल्दी दिखने वाला पर्सन हेल्दी नहीं हो सकता है उसे कोई मेंटल इलनेस हो, उसे कोई दिमागी प्रॉब्लम हो, तो वो भी हेल्दी नहीं है। हो सकता है उसे सोशल प्रॉब्लम हो, अगर कोई पर्सन सोशल नहीं है, सोसाइटी के साथ मिलता जुलता नहीं, अकेले रहता है, एकाकी जीवन व्यतीत करता है, अलग ही रहता है, तो उसको भी हेल्दी नहीं माना जाता। और सबसे बड़ी बात बिहेवियरल, अगर आपका बिहेवियर ख़राब है ना तो आपको अनहेल्दी माना जाएगा। दैट मीन्स योर बिहेवियर शुड बी नाइस विद अदर्स, आप दूसरों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ आपका बिहेवियर अगर अच्छा नहीं होता तो आप भी अनहेल्दी हैं उस केस में भी। तो बिहेवियर सही रखना, फैमिली में, सोसाइटी में, मेंटली फिट होना और फाइनली फिज़िकली फिट होना तो है ही। ये सारी बातें जब आती हैं तब आदमी जो है वो माना जाता है हेल्दी, अदरवाइज़ अनहेल्दी होता है। अब कई लोग सोच रहे होंगे इस हिसाब से तो कोई भी हेल्दी है ही नहीं। जो एकदम हेल्दी दिखता है, मेंटली भी साउंड है, तेज़ है, IQ अच्छा है और किसी से अच्छा बिहेवियर नहीं करता तो अनहेल्दी हो गया। अगर किसी बात पे आपको गुस्सा आ गया और आप चिल्ला दिए किसी पे तो लोग कहेंगे ओहो अनहेल्दी, अनहेल्दी अकॉर्डिंग टू WHO। तो उस हिसाब से तो हेल्दी होना बहुत मुश्किल बात है। हेल्दी मेंटेन रहने के लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी होती है, योगा करना होता है, दिमाग पे भी कंट्रोल रखना होता है, गुस्से पे, ईगो पे, हर चीज़ पे कंट्रोल रखते हैं, तभी जो है हेल्दी आप माने जाएंगे 100%। तो मुझे लगता है इस डेफिनेशन पे बहुत कम लोग खरे उतरेंगे, अदरवाइज़ 1% 2% अनहेल्दी तो हर पर्सन दुनिया का मिलेगा, है ना। और इतना मिलते हैं तो कोई बात नहीं, पर बहुत ज़्यादा अनहेल्दी ना मिलें। फिज़िकली फ़िट हो, मेंटली फ़िट हो, मगर सोशली फ़िट नहीं है, सोसाइटी में बिहेवियर अच्छा नहीं है और लोगों से बिहेवियर अच्छा नहीं है, रूड बिहेवियर है, पोलाइट बिहेवियर नहीं है, तो भी आप ठीक नहीं हैं। हालांकि रियल वर्ल्ड में बहुत पोलाइट बिहेवियर करिए तो सामने वाला बेवकूफ़ समझ लेता है, गधा समझ लेता है, इज़्ज़त कम कर देता है, ऐसा भी होता है। खैर उससे हमें क्या मतलब, हमें तो WHO की डेफिनेशन को समझना है, पढ़ना है, ठीक है। अब इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी डिसीज़ेज़ हमें पढ़नी है, बैक्टीरियल डिसीज़ेज़, वायरल डिसीज़ेज़, डिसीज़ेज़ कॉज बाय प्रोटोजोआन्स, फंगाई, प्लस इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम पढ़ना है, कैंसर पढ़ना है, एड्स पढ़ना है और ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़ पढ़ना है। मगर हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ से स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ इम्यूनिटी। हम इसी टॉपिक को सबसे पहले लेंगे क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कौन सा? इम्यूनिटी। इम्यूनिटी, व्हाट इज़ इम्यूनिटी? आप बचपन से ये टर्म जानते हैं और कोविड के आने के बाद तो जो नहीं भी जानता था ना उसे भी ये टर्म इम्यूनिटी, प्रतिरोधक क्षमता, वो पता हो गई। हिंदी में पता हो चाहे ना पता हो, पर इंग्लिश में सबको पता लग गया कि इम्यूनिटी होनी चाहिए आदमी में। इम्यूनिटी से ही आप ठीक हो सकते हैं, आपको कोई डॉक्टर नहीं बचा सकता। अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है तो वायरस आपको किल कर देगा। हर बीमारी के लिए ऐसा होता है, हमारा इम्यून सिस्टम ही हमें बचाता है। तो इम्यूनिटी वर्ड जगह जगह पहुंच गया कि हल्दी वाला दूध पीजिए, वो छोटी इलायची, बड़ी इलायची और क्लोव्स एंड देर आर डिफरेंट स्पाइसेस, इनको खाइए, दे आर द इम्यूनिटी बूस्टर। और हल्दी तो एंटीसेप्टिक होता है, इम्यूनिटी बूस्टर होता ही है। काढ़ा पीजिए, चाय पीजिए, चाय भी इम्यूनिटी बूस्टर हो गई अगर उसमें कुछ आप स्पाइसेस मिला दीजिए। तो सभी लोग जानने लग गए। तो आप इम्यूनिटी की डेफिनेशन सोचिए क्या होती है। आपने सोच लिया कि मैं आपको बता देता हूँ व्हाट इज़ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या है? द ओवरऑल एबिलिटी conferred by immune system to fight disease causing organism is known as immunity। तो इम्यूनिटी क्या है? वो एबिलिटी जो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से फाइट करने में मदद करती है और हमारा इम्यून सिस्टम में हमें प्रोवाइड करता है, उसी एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? इम्यूनिटी। तो आप ये डेफिनेशन लिख लीजिए, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि इम्यूनिटी क्या है कि ओवरऑल
overall ability to fight disease causing organism conferred by immune system is known as immunity। मैंने लिख दिया बोर्ड पे, पर आप बच्चे नहीं हैं, मेरे बोलने पर भी आप लिख लेते। दिस इज़ नोन एज इम्यूनिटी, उसी को हम क्या कहते हैं, इम्यूनिटी। तो इसी टॉपिक को हम पढ़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इम्यूनिटी का यहाँ पे। तो हमारा इम्यून सिस्टम जो ओवरऑल एबिलिटी देता है किसी भी पैथोजन से फाइट करने की, उसी को हम कहते हैं इम्यूनिटी। ठीक है, अगर इम्यूनिटी पढ़ना है तो पहले हमें जानना होगा कि इम्यूनिटी जो प्रोवाइड होती है वो मेनली किन से होती है। उसके लिए हमें जानना होगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, क्योंकि प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन ही डिफरेंट सेल्स का प्रोडक्शन करते हैं या मैचुरेशन कराते हैं, जो हमें इम्यूनिटी देता है। तो यहाँ पर जो पहला टॉपिक होगा हमारा, पहला वो होगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, ये क्या होता है वो हमें देखना है। ठीक है, इसके बाद हम इम्यूनिटी को फिर से कंटिन्यू करेंगे, पर ये इम्यूनिटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, इनके बिना हमें इम्यूनिटी गेन नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसमें अगर सबसे पहले हम बात करें व्हाट इज़ प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, तो पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम चीज़ों को लिखे लेंगे कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या है। देखिए, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन वो होता है जहाँ पर हमारी लिम्फोसाइट्स या वो सेल्स जो बीमारियों से, पैथोजन से लड़ती हैं, वो बनती हैं या वो मैचुरेशन गेन करती हैं, उसी को हम कहते हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। या तो बन रही हों या वहाँ मैचुरेशन गेन कर रही हों, या तो बन रही हों और वहीं मैचुरेशन गेन कर रही हों, दोनों ही केस में आप क्या कहोगे, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो क्या होता है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन? These are the organs where lymphocytes are formed or they get their maturation, that is they gain antigen specific receptors। तो इस बात को ज़रा लिखिए, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, these are the organs where lymphocytes are formed, these are the organs where lymphocytes are formed or they get their maturation, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो दे गेन एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर्स, इसका क्या मतलब हुआ? एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर्स एक तरह से एंटीना है, ये उनके ऊपर लगाया जाता है इन प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में। उस एंटीने की मदद से ये किसी एंटीजन को पहचान सकते हैं, बिना एंटीने के किसी माइक्रोब का, किसी पैथोजन का सिग्नल नहीं पकड़ पाएंगे। तो एंटीना ही उस सिग्नल को पकड़ने के लिए, उस माइक्रोब्स को पकड़ने के लिए इनको जो है एबिलिटी गेन करता है। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, दो चीज़ें हमने जानी, क्या क्या यहाँ पे होता है, फॉर्मेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स, ठीक है, या फॉर्मेशन ना भी हो तो यहाँ पर मैचुरेशन हो रहा है, मैचुरेशन, इसका मतलब एंटीजन स्पेसिफिक receptors are introduced on the lymphocytes. Antigen specific receptors, they are introduced on the lymphocyte, ये हो रहा हो। और आप जानते हो ये कहाँ होता है? अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन का एग्जाम्पल होता है बोन मैरो एंड थाइमस, ठीक है। बोन मैरो और थाइमस ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के एग्जाम्पल हैं। बोन मैरो जो होती है ना, यहाँ पे फॉर्मेशन होता है लिम्फोसाइट का,
फॉर्मेशन ऑफ बी एंड टी लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट्स, बी और टी लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है। और थाइमस में मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स का मैचुरेशन वो थाइमस में होता है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि अगर हम देखें तो इफ़ यू कंसिडर दिस इज़ अ बोन मैरो, ये बोन है और इसके अंदर ये बोन मैरो होती है, बोन मैरो। ठीक है, दिस इज़ द बोन मैरो, बोन मैरो। तो क्या होता है कि बोन मैरो में ये दो लिम्फोसाइट बन जाते हैं, एक तो बी और यहीं पे बनते हैं टी। तो बी लिम्फोसाइट जो होता है, बी लिम्फोसाइट, ठीक है, बी लिम्फोसाइट बनता भी बोन मैरो में और उसका मैचुरेशन भी बोन मैरो में होता है। तो फॉर्मेशन एंड मैचुरेशन इन बोन मैरो, इसका दोनों काम बोन मैरो में होता है, बोन मैरो में ही बनता है, बोन मैरो में ही मैच्योर होता है, एंटीजन रिसेप्टर्स गेन करता है। मगर ये जो टी लिम्फोसाइट है ना डियर, ये चला जाता है यहाँ पर थाइमस के पास, दिस इज थाइमस। तो मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट इज फॉर्म्ड in bone marrow, it gets its maturation in bone marrow, but T lymphocyte is formed in bone marrow, पर उसका मैचुरेशन थाइमस में होता है। कहाँ होता है? मैचुरेशन इन थाइमस। तो इसीलिए थाइमस को हम कहते हैं ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट या थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी, इसीलिए इसे कहा जाता है ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट, या इसी को हम कहते हैं थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी। थाइमस को ही थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी का किला कहते हैं, क्योंकि यहीं पे टी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन होता है। और टी लिम्फोसाइट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। टी लिम्फोसाइट मेनली माइक्रोब्स को, पैथोजन को किल करने का काम करती हैं, इसीलिए थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी कहते हैं, ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट। तो मैंने कहा था कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन वो होते हैं जहाँ पर या तो बने ये लिम्फोसाइट्स या मैचुरेशन हो। तो बी लिम्फोसाइट बन भी रहा है, उसका मैचुरेशन भी बोन मैरो में हो रहा है, ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन हो गया। टी लिम्फोसाइट बोन मैरो में बन रहा है, बोन मैरो तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है ही ऑलरेडी, पर इसका मैचुरेशन थाइमस में हो रहा है, इसीलिए थाइमस भी यहाँ पे क्या हो गया? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। ये दो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन हैं। ठीक है, यहाँ एक और बात आपको मैं बता देना चाहूँगा, ये इम्पॉर्टेंट है। ये होता है बर्सा ऑफ फैब्रिशियस। दिस इज द रीज़न इन क्लोइका ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स के क्लोइका में एक रीज़न होता है। और बर्सा ऑफ फैब्रिशियस इज इक्विवेलेंट टू बोन मैरो, बोन मैरो। देखिए थाइमस का नाम या टी लिम्फोसाइट का नाम वो थाइमस से आया है, क्योंकि थाइमस टी से स्टार्ट होता है, यहाँ इसका मैचुरेशन होता है, इसे इसको टी लिम्फोसाइट कहते हैं। बी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन बोन मैरो में होता है, इसलिए उसको बी लिम्फोसाइट नहीं कहते। बी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन बर्सा ऑफ फैब्रिशियस में होता है, इस बी से बी लिम्फोसाइट का नाम पड़ा है, इस बी से बर्सा ऑफ फैब्रिशियस। हाँ, ये बात अलग है कि हम लोगों में बोन मैरो में मैचुरेशन होता है, वो भी बी से ही स्टार्ट होता है, तो दोनों ही आप यूज़ कर सकते हैं। यूँ कह सकते हैं कि बोन मैरो इज इक्विवेलेंट टू बर्सा ऑफ फैब्रिशियस ऑफ बर्ड। इन स्पाइट ऑफ सेइंग दिस थिंग कि बर्सा ऑफ फैब्रिशियस ऑफ बर्ड इज equivalent to bone marrow, we could say bone marrow is equivalent to bursa of fabricaceous of birds where maturation and formation of B lymphocyte takes place। यहाँ पे B lymphocyte बनती भी है, मैचुरेशन भी होता है bursa of fabricaceous में, कहाँ? बर्ड्स में। और वही काम हम लोगों में बोन मैरो में होता है। मैमल्स में कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। ह्यूमंस में कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। तो बी वर्ड इसी टर्म से आया है, बर्सा ऑफ फैब्रिशियस। ठीक है, तो ये बात हो गई प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन की।
मेरे ख्याल से आप प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे क्या क्या होते हैं और उसमें क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है डियर। तो इसके बाद अब हम पढ़ते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन को, राइट। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। तो अब बात करते हैं हम सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। ठीक है। अब सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होते हैं वो समझ लेते हैं पहले। ठीक है। देखिए, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन वो होते हैं जहाँ पर लिम्फोसाइट्स का प्रोलिफरेशन और डिफरेंशिएशन होता है। क्या होता है? प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन। ज़रा देखते हैं। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में प्रोलिफरेशन, इसका मतलब होता है उनके नंबर का बढ़ना, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ lymphocyte टेक्स प्लेस। यहाँ पे प्रोलिफरेशन और डिफरेंशिएशन होता है लिम्फोसाइट का। प्रोलिफरेशन का मतलब नंबर का बढ़ना, और डिफरेंशिएशन का मतलब कि अलग अलग एंटीजन के हिसाब से अपने को डिफरेंशिएट करना। अगर दो अलग अलग एंटीजन है, हमने एंटीना लगा के भेजा लिम्फोसाइट को, ये वाली इसको मारने के लिए स्पेसिफिक हो गई, ये वाली इसको मारने के लिए स्पेसिफिक हो गई, तो दोनों ने अपने अंदर चेंज लाया कि हम तो भाई लल का एंटीजन को मारेंगे और हम नील का एंटीजन को मारेंगे। तो दोनों अलग अलग एंटीजन को मार रहे हैं, इसका मतलब उनमें डिफरेंशिएशन हो रहा है। और ये डिफरेंशिएशन या अलग अलग एंटीजन को काउंटर करने की क्षमता वो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में आती है इनके पास। और इनका नंबर भी कहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ता है? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन का एग्जाम्पल क्या होता है? स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, इसके अलावा पेयर्स पैचेस, ये एक तरह के लिम्फॉइड टिश्यू होते हैं जो कि इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। टॉन्सिल, गले में पाए जाने वाले लिम्फॉइड टिश्यू या लिम्फ नोड को ही टॉन्सिल कहते हैं। इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले लिम्फ नोड को पेयर्स पैचेस बोलते हैं। लिम्फ नोड हमारे पूरी बॉडी में पाया जाता है, उनका अलग अलग नाम होता है। तो लिम्फ नोड लिख दिया तो सारे नाम लिखने की ज़रूरत नहीं, मगर ये दोनों इसलिए लिखें कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा माल्ट, ठीक है, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। तो स्प्लीन, ठीक है, आप जानते हो स्प्लीन जो है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहलाता है। लिम्फ नोड पेयर पैचेस विच आर द लिम्फ नोड्स इन इंटेस्टाइन, टॉन्सिल्स विच आर द लिम्फ नोड इन द नेक रीजन, एंड माल्ट म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू आर सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। यहाँ पे हम माल्ट को ज़रा डिस्कस करते हैं। म्यूकोसल एसोसिएटेड lymphoid tissue is माल्ट। नाम ही बता रहा है कि जहाँ जहाँ म्यूकस मेम्ब्रेन होगा वहाँ वहाँ माल्ट होगा। इसका मतलब कि ये जो माल्ट है दे लाइन द मेजर ट्रैक्ट दैट इज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, एंड दे कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 50% ऑफ द सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। इसका मतलब पूरे सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में 50% से ज़्यादा कौन बनाता है? माल्ट। कौन बनाता है? माल्ट। ठीक है, तो ज़रा इस बात को ज़रा लिखिए माल्ट के बारे में। म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, दे लाइंस द मेजर ट्रैक्ट दैट इज डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी and urinogenital tract. They line the major tracts that is digestive, respiratory and urinogenital tract. आगे लिखेगा they constitute more than 50% of secondary lymphoid organ। ये 50% से ज़्यादा
बनाते हैं पूरे सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन का। ठीक है, अब सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में ये दो इम्पॉर्टेंट हैं, स्प्लीन और लिम्फ नोड, इनको भी ज़रा पढ़ लेते हैं अलग से, इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा अलग से। तो ज़रा हेडिंग डाल लीजिएगा स्प्लीन। ठीक है, स्प्लीन। अगर स्प्लीन की बात करें डियर, स्प्लीन, तो स्प्लीन को हम कहते हैं इम्यूनोलॉजिकल फिल्टर ऑफ ब्लड। ठीक है, इम्यूनोलॉजिकल फिल्टर ऑफ ब्लड, या इसी को हम कहते हैं कॉन्फ्रेंस सेंटर, इम्यूनोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस सेंटर भी आप इसे कह सकते हो, इम्यूनोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस सेंटर। अब इम्यूनोलॉजिकल फिल्टर ऑफ ब्लड कह रहे हैं, इसका मतलब ब्लड को फिल्टर करता है, साफ़ करता है, किससे? माइक्रोब से, क्योंकि इम्यूनोलॉजिकल फिल्टर बोल रहे हो, इसका मतलब जो भी पैथोजन है उनसे फिल्टर करता है। कैसे करता है, क्या करता है, वो समझ में आएगा अगर हम थोड़ा सा इसको बना के देखें। देखिए, अगर ये आप मान लीजिए दिस इज़ स्प्लीन, ये स्प्लीन है, तो स्प्लीन के पास अलग अलग टाइप की लिम्फोसाइट्स या सेल्स होती हैं, अलग अलग टाइप की, जैसे कि मैक्रोफेजेस, इधर भी ये मैक्रोफेजेस दिखाते हैं, जैसे कि यहाँ पर बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, इसके अलावा ये टी लिम्फोसाइट, इसके अलावा इसके पास एनके सेल्स दैट इज़ नेचुरल किलर सेल, ये भी होता है। ये अलग अलग तरह की सेल्स यहाँ पर होती हैं इनके पास। ठीक है, कौन कौन सी? मैक्रोफेजेस, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और एनके सेल, नेचुरल किलर सेल, ये सारी तरह की सेल्स यहाँ पे इनके पास होती हैं। अब क्या होता है कि यहाँ से ये इम्प्योर ब्लड आ रहा है, इम्प्योर ब्लड। हम इसे इम्प्योर ब्लड क्यों कह रहे हैं बता दूँ। इम्प्योर ब्लड इसलिए कि इस ब्लड में, ब्लड के साथ इम्प्योरिटीज़ के फॉर्म में कई सारे माइक्रोब्स भी हैं या पैथोजन्स हैं इस ब्लड के साथ। ये ब्लैक वाले पैथोजन हमने बना दिए कि ये पैथोजन है, दीज आर पैथोजन, डिजीज़ कॉजिंग एजेंट, उन्हीं को पैथोजन्स कहते हैं। ये इसीलिए इम्प्योर ब्लड है। जब ये स्प्लीन में आता है तो ये सभी मिलकर इन पैथोजन्स को मार डालते हैं, और जब यहाँ से ब्लड जाता है ना डियर, तो उसमें कोई भी माइक्रोब नहीं होता। ये देखिए, कोई भी पैथोजन नहीं होता। इसे हम कह सकते हैं प्योर ब्लड। प्योर ब्लड कहने का मतलब फ्री फ्रॉम पैथोजन्स, यही मतलब है और कोई मतलब नहीं है। दे आर पैथोजन फ्री ब्लड, दैट इज़ वाई वी आर कॉलिंग देम प्योर ब्लड। असल में होता क्या है कि जब ये ब्लड आता है तो ब्लड पकड़ के अपने साथ माइक्रोब को भी लेकर आता है और इन सब लोगों को बिठा दिया जाता है यहाँ पे, इसीलिए कहते हैं इम्यूनोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस सेंटर। एक कॉन्फ्रेंस सेंटर बनाया जाता है, सब वहाँ बैठे रहते हैं, माइक्रोब को पकड़ के लाता है ब्लड और कहता है हुजूर हम ये लेकर आए हैं आपके पास, अब क्या किया जाए। तो ये लोग फिर वही वाला गाना चलाते हैं कि मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, और फाइनली क्या सलूक होता है? मार दिया जाए। यहाँ छोड़ दिया जाएगा कोई सवाल नहीं है, तो वही गाना चलाया जाता है इस कॉन्फ्रेंस में, और ये सब सेल मिलके इनको मार देते हैं माइक्रोब्स को। जब माइक्रोब्स को मार देते हैं तो सीधी सी बात है, यहाँ पर जो ब्लड आगे निकलता है स्प्लीन से वो फिल्टर्ड होके निकलता है, फिल्टर्ड फ्रॉम दी पैथोजेंस, एंड दैट्स वाई दे आर ऑल्सो नोन एज इम्यूनोलॉजिकल फिल्टर ऑफ ब्लड या इम्यूनोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस सेंटर। बात समझ गए ना कि मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, क्या किया जाए? मार दिया जाए। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें लिम्फ नोड की, तो हमें उसमें अब डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। लिम्फ नोड का बिल्कुल ऐसा ही डायग्राम बनेगा।
एंड लिम्फ नोड आर ऑल्सो लाइंड बाय मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, NK सेल ये। पर लिम्फ नोड में ब्लड नहीं जाता, उसमें बॉडी फ्लूइड जाता है या लिम्फ जाता है। लिम्फ नोड्स में कौन जाता है? बॉडी फ्लूइड, या उसे टिश्यू फ्लूइड भी कहते हो, या उसी को लिम्फ भी कहते हो। और इस लिम्फ में इम्प्योरिटी होती है इन द फॉर्म ऑफ पैथोजेंस, माइक्रोब्स। और जब लिम्फ नोड से वो वापस निकलता है फ्लूइड, तो उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं रहती। क्यों? क्योंकि उसमें भी यही सब सेल होते हैं। और वही गाना चलाया जाता है, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। क्या सलूक किया जाए? मार दिया जाए। यहाँ से ब्लड पास हो रहा है, पर लिम्फ नोड में बॉडी फ्लूइड पास होता है। तो इसीलिए लिम्फ नोड को हम कहते हैं इम्यूनोलॉजिकल फिल्टर ऑफ बॉडी फ्लूइड्स और लिम्फ। इम्यूनोलॉजिकल फिल्टर ऑफ बॉडी फ्लूइड्स या लिम्फ। तो इम्यूनोलॉजिकल फिल्टर ऑफ बॉडी फ्लूइड लिम्फ नोड हो गया, और इम्यूनोलॉजिकल फिल्टर ऑफ ब्लड या इम्यूनोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस सेंटर कौन हो गया? स्प्लीन। तो प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन आप समझ गए। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। ये इम्यूनिटी में इंपॉर्टेंट रोल है इनका, इसीलिए इनको पहले पढ़ लिया गया, क्योंकि बीच में इनका डिस्क्रिप्शन आएगा तो आपको पहले से पता होना चाहिए। पहले से जानकारी होगी, नॉलेज होगी, तो हमें समझाने में आसानी होगी जो बात हम कहना चाहते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। तो ये टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी में अगर हम देखें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, नॉन स्पेसिफिक और इनेट इम्यूनिटी। ये इनेट है या इनबॉर्न इम्यूनिटी है। इसका मतलब एक चाइल्ड इस इम्यूनिटी को अपने साथ लेकर तभी जन्म लेता है। फॉर एग्जांपल स्किन, वो भी एक तरह से इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है। स्किन बहुत इंपॉर्टेंट बैरियर है, क्योंकि पैथोजन की एंट्री सबसे पहले वही रोकता है बॉडी में। वो भी जो है इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, आप उसको हल्के में नहीं ले सकते। तो इसके साथ जन्म लेता है बच्चा। तो जिन जिन चीज़ों के साथ जन्म लेता है जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, वो सब इनेट इम्यूनिटी में आती है। इसे नॉन स्पेसिफिक भी कहते हैं। नॉन स्पेसिफिक इसलिए क्योंकि ये इनेट इम्यूनिटी के जो भी पार्ट होते हैं वो किसी एंटीजन को पहचानते नहीं, कोई भेदभाव नहीं करते बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई और प्रोटोजोन में। वो सब की एंट्री बॉडी में रोकते हैं, और अगर एंटर कर गए हैं तो उनको फिर वो मारने का प्रयास करते हैं, पर वो पहचानते नहीं। जो भी बॉडी के लिए फॉरेन है वो उनके लिए दुश्मन है बस। अब वो फॉरेन कौन है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको, कि वो शर्मा अंकल हैं, वर्मा अंकल हैं, तिवारी अंकल हैं, क्या है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये एग्जाम्पल मैं क्यों ले रहा हूँ कि एक छोटा बच्चा जो होता है ना, वो जब थोड़ा छोटा होता है तो केवल घर वालों को पहचानता है। उसके बाद कोई भी बाहर से आता है वो उसके लिए बाहर ही होता है, वो उनको पहचानता नहीं कि ये वर्मा अंकल हैं, ये शर्मा अंकल हैं, ये तो पंडित हैं, ये सिंह अंकल हैं, ये तो ठाकुर हैं। उसको ये कोई भेदभाव नहीं पता, उसको बस ये पता है कि ये पराए हैं। और जब वो बुलाते हैं आ जाओ बच्चा गोद में आ जाए, तो कहता है नहीं, ये भागता है माता पिता की तरफ, क्योंकि उसको अपने ही समझ में आते हैं और बाहरी सब उसके लिए बाहरी होते हैं। वो नॉन स्पेसिफिक होता है उनके लिए, इसका मतलब उनको अलग अलग तरह से रिकॉग्नाइज नहीं करता। इसीलिए इनेट इम्यूनिटी के जो पार्ट हैं वो भी ऐसे ही होते हैं, नॉन स्पेसिफिक होते हैं, बस अपना और पराया जानते हैं। बस अपना मतलब बॉडी, पराया मतलब पराया, चाहे कोई भी पराया हो, वो शर्मा अंकल, वर्मा अंकल, सिंह अंकल, तिवारी अंकल, जो भी हैं सब पराए हैं। पाठक हों, जो भी अंकल हैं, सब अंकल पराए हैं, पर वो कौन है ये नहीं पता। अब सेकंड क्या होता है, स्पेसिफिक या एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये वो इम्यूनिटी होती है जो लाइफ टाइम में वो बच्चा एक्वायर करता है, समय के साथ गेन करता चला जाता है। और ये गेन करता है वो कब, लाइफ में आगे बढ़ते हुए। इसका मतलब एक्सपीरियंसेस के साथ, इसका मतलब जब वो रूबरू होता है चीज़ों से, उनको पहचानने का प्रयास करता है। यही बच्चा जब बड़ा होने लगता है तो जानता है कि बगल वाले घर में शर्मा अंकल रहते हैं, उसके बगल तिवारी अंकल हैं, ये वर्मा अंकल हैं, उधर से आते हैं, ये पाठक अंकल हैं, बहुत दूर से आते हैं। इस तरह की चीज़ें वो समझ पाता है, उनको डिफरेंशिएट कर पाता है, तो अब वो स्पेसिफिक हो जाता है बाहरियों के लिए। और वैसे ही इम्यून सिस्टम है, ये स्पेसिफिक हो जाता है बाहरियों के लिए कि कौन अंकल कौन से हैं, और कौन अच्छा है, कौन पराया है, कौन बहुत बुरा है, कौन कम बुरा है, कौन बहुत अच्छा है, कम अच्छा है, एवरीथिंग। तो जैसे वो बच्चा समय के साथ एक्वायर करता है इस एबिलिटी को, ऐसे ही वो बच्चा एक्वायर करता है जिस इम्यूनिटी को, उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक या एक्वायर्ड इम्यूनिटी। स्पेसिफिक इसलिए क्योंकि ये इम्यून सिस्टम का पार्ट केवल एंटीजन को मारता नहीं बल्कि पहचानता भी है।
वो जानता है कि ये वायरस है, ये बैक्टीरिया है, फंगाई है, प्रोटोजोन है। और केवल इतना ही नहीं, वो वायरस में हर तरह के वायरस को पहचानता है कि ये कोरोना वायरस है, ये इन्फ्लुएंजा वायरस है, ये एड्स का वायरस है, उसको सबकी पहचान होती है। बैक्टीरिया में भी अलग अलग चाहे वो टाइफाइड का हो, चाहे वो निमोनिया का हो, चाहे कोई भी बैक्टीरिया हो, अलग अलग उनको पहचानता है। ऐसे प्रोटोजोन फंगाई को भी अलग अलग करके पहचानता है, हर चीज़ को अलग तरह से पहचानता है और उसका रिस्पॉन्स बहुत ही स्पेसिफिक होता है। इसीलिए स्पेसिफिक एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम होता है। तो इसकी बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे नॉन स्पेसिफिक या इनेट इम्यूनिटी की। ठीक है, पहले बात करते हैं इनेट, जो कि नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी है। इनेट इम्यूनिटी ये कैसे रहती है? बाय बर्थ, ये जन्म के साथ मिलती है, उपहार स्वरूप बच्चे को इसको लेके जन्मता है। इनेट इम्यूनिटी किनको 4 पार्ट में एनसीईआरटी ने डिवाइड किया, हम भी 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। फिर जो चीज़ें एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, थोड़ी बहुत वो चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इनेट इम्यूनिटी के 4 पार्ट्स हैं। क्या क्या पार्ट्स हैं? पहला फिजिकल बैरियर। असल में इम्यूनिटी क्या है? वो एक तरह से बैरियर प्रोवाइड्स करती है ताकि जो एंटीजन है, जो पैथोजन है, जो माइक्रोब है, इंटर ना कर पाए, तो उनको हम बैरियर्स नाम देते हैं। पहला है फिजिकल बैरियर, दूसरा है फिजियोलॉजिकल बैरियर, तीसरा है सेलुलर बैरियर और चौथा है साइटोकाइन बैरियर। ठीक है, कोई इनकी नंबरिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, 4 होते हैं, कोई भी आप किसी भी नंबर पर रख सकते हैं, कोई नंबर लेकर नहीं होता, मगर हाँ उस अकॉर्डिंग हमने इसे नंबरिंग किया है जिस अकॉर्डिंग ये रोल में आते हैं जनरली। ठीक है, फिजिकल बैरियर ये फिजिकली रोकता है किसी भी पैथोजन को अंदर आने से कि भैया मत आओ, प्लीज़ मत आओ। जैसे स्किन, जैसे म्यूकस मेम्ब्रेन, वो ट्रैप कर लेती है, अंदर नहीं जाने देती, स्किन रोक लेता है, अंदर नहीं जाने देता, तो उन्हें हम कहते हैं फिजिकल बैरियर। फिर सेकंड नंबर पे आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। जब भैया को बहुत रोका गया, भैया मत आओ, किसने रोका? फिजिकल बैरियर ने, फिर भी भैया आ गए, तो फिजियोलॉजिकल बैरियर कहते हैं कि भैया आप आ ही गए हो तो मर जाओ, काहे आए, अब मर जाओ, तो मारने वाले फिजियोलॉजिकल बैरियर हैं। परंतु ये मोस्टली केमिकल्स हैं, कंपाउंड्स हैं जो कि पैथोजन को किल करने की क्षमता रखते हैं, है ना। कोई बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली किल नहीं करते, ये केमिकल्स हैं जिनमें आते ही वो खुद ही मर जाते हैं, वो फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजिकल का मतलब भैया मत आओ, फिजियोलॉजिकल का भैया मर जाओ। और ये तो सेलुलर बैरियर मारने का ही काम करता है, ये भी नहीं रोक पाए फिर भी भैया आ गए, तो आता है सेलुलर बैरियर, मतलब हमारी WBC है, वो चुन चुन के मारती हैं कि क्यों आए। अब ये कॉन्शियसली मारती हैं उन्हें चुन चुन के, जो भी पैथोजन आ जाता है वो है सेलुलर बैरियर। इसमें WBCs आती हैं, वाइट ब्लड सेल्स, जो कि हमारी बॉडी की रक्षा करती हैं इनको मार मार के। और चौथा साइटोकाइन बैरियर हमने लिखा हुआ है, असल में इसमें इंटरफेरॉन्स आते हैं और वो वायरस के अगेंस्ट भी काम करते हैं। क्या करते हैं हम आगे बताएंगे, किसी और पैथोजन के अगेंस्ट काम नहीं करते। तो अब सबसे पहले अगर हम बात करें फिजिकल बैरियर की, हेडिंग डाल लें फिजिकल बैरियर, तो देखें उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, फिजिकल बैरियर, तो डियर फिजिकल बैरियर में मैं आपको बता चुका हूँ 2 चीज़ें, वो होती है स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, ये 2 चीज़ें आती हैं। जो स्किन होती है उसके सबसे ऊपर की लेयर होती है स्ट्रेटम कॉर्नियम। ठीक है, दिस प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ माइक्रोब्स। ये स्ट्रेटम कॉर्नियम क्या करती है? प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ माइक्रोब्स, ये माइक्रोब्स की एंट्री को प्रिवेंट करती है। स्किन का यही रोल है और बहुत पोटेंट बैरियर है स्किन, सबसे इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैरियर है। ये आपको तब पता लगता है जब ये बैरियर ब्रीच हो जाता है। एक जरा सा भी कट लग जाता है ना, तो डिटॉल सेवलॉन लगा के पट्टी बांधनी पड़ती है, बैंडेज लगाना पड़ता है, क्योंकि जरा सा भी कट होता है तो इन पैथोजेंस की होली दिवाली दशहरा हो जाता है कि भाइयों आओ, कट लगाए, वहाँ से झमाझम एंट्री करते हैं।
और अंदर हज़ारों की संख्या में नंबर में पहुंचते हैं और वहां जाके लैक्स, थाउजेंड्स और करोड़ बनाने में, लैक्स एंड करोड्स एंड मैनी करोड्स बनाने में इनको बहुत टाइम नहीं लगता और ये कितने भी ऑर्गन को फिर इन्फेक्ट कर सकते हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। मगर ऐसा होता नहीं, क्योंकि स्किन वो पोटेंट बैरियर है, उसकी ऊपर की लेयर स्ट्रेटम कॉर्नियम माइक्रोब्स की एंट्री को रोकती है। तो आप स्किन के बारे में लिख सकते हो ब्रैकेट में, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन, outermost layer of skin, stratum corneum prevents the entry of microbes, prevents the entry of microbes, prevents the entry of microbes। और म्यूकस मेम्ब्रेन, आप जानते हो म्यूकस की लाइनिंग हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सबसे ज़्यादा है और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी मिलेगी, पर मोस्टली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं एयर के साथ, माइक्रोब्स आते हैं, वो उस म्यूकस में चिपक जाते हैं और these microbes, this mucus laden with microbes that is propelled to the outside by the cilia। होता क्या है कि हमने सांस ली, एयर आई, अब प्योर एयर तो आती नहीं, नाक में फ़िल्टर भी नहीं लगा रखा आपने, तो फिल्टर का काम हमारे क्या करते हैं, यही सीलिया, हेयर्स, ये सब करते हैं, पर बहुत अच्छा फ़िल्टर नहीं करते तो माइक्रोब पहुंच जाते हैं अंदर। जैसे ही माइक्रोब या फॉरेन पार्टिकल अंदर जाता है, म्यूकस में चिपक जाता है, स्टिक कर जाता है, म्यूकस उसे अंदर नहीं जाने देता, वहाँ जाके चिपकता है। उसके बाद जो सीलिया होते हैं वो उसको धक्का दे दे के फेरिंग्स में पहुँचा देते हैं और फेरिंग्स से हम उसे स्वेलो कर लेते हैं। इंटेस्टाइन से वो बाहर फीसेस में चला जाता है, तो ये माइक्रोब्स फीसेस में चले जाते हैं। आप जानते हो हमारे फीसेस का 30% डेड बैक्टीरियाज होते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा है और वही बैक्टीरिया जो हम खाना खाते हैं उससे जाते हैं और उससे भी ज़्यादा सांस लेने से जाते हैं, उनको फेरिंग्स में धक्का दे दिया जाता है और फेरिंग से वो फीसेस के थ्रू कहाँ जाते हैं, बाहर। तो म्यूकस मेम्ब्रेन, इसके आगे लिखिए, इट एंट्रैप्स माइक्रोब्स एंड फॉरेन पार्टिकल, इट एंट्रैप्स माइक्रोब्स एंड फॉरेन पार्टिकल्स, ये माइक्रोब्स और फॉरेन पार्टिकल्स को एंट्रैप करता है। तो ये बात हो गई फिजिकल बैरियर की। इसके बाद बात करते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर कि भैया आया हो तो अब मर ही जाओ, ठीक है। फिजियोलॉजिकल बैरियर में बहुत सारे हैं, पहले हम चर्चा कर लेते हैं, फिर एक एक करके उसको लिख लेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात कि जो ऑयल ग्लैंड हमारी स्किन पे होते हैं और स्वेट ग्लैंड, वो स्किन की सरफेस को एसिडिक बना देते हैं, लगभग उसका pH 3 कर देते हैं। 3 pH आप जानते हो हाईली एसिडिक है। ये जो हाईली एसिडिक pH है उस पर दूसरे माइक्रोब्स ग्रो नहीं कर पाते, चाहते भी है ग्रो करना तो मर जाते हैं। तो इसका मतलब स्वेट ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज दे क्रिएट acidic environment on the skin which kills the microbes or which prevents the growth of other microorganisms। केवल इतना ही नहीं, हमारी स्किन पे कई सारे फ्रेंडली बैक्टीरिया भी होते हैं, दोस्त बैक्टीरिया, वो बेचारे बस रहने आते हैं, कोई बीमारी नहीं फैलाते, मगर एक काम ज़रूर करते हैं कि वो स्किन की सरफेस को एसिडिक बना देते हैं, जिस वजह से दूसरे हार्मफुल बैक्टीरिया स्किन पे ग्रो नहीं कर पाते। इसका मतलब दोस्त बैक्टीरिया भी है, और यही वजह है कि कई सारे लोग जुम्मे के जुम्मे नहाते हैं, वो रोज़ नहीं नहाते, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया धुल जाएंगे तो हमारी रक्षा कौन करेगा। तो बैक्टीरिया को पालते हैं, उन्हें घर प्रोवाइड करते हैं, उन्हें डिटॉल लगा देंगे, डिटॉल सोप या जो भी सोप मार्केट में, तो वो बेचारे बैक्टीरिया धुल जाएंगे। तो देखिए, कई लोग जुम्मे के जुम्मे नहाते हैं, फिर भी कोई बीमारी उनको होती नहीं, और कई महान लोग तो साल में एक बार नहाते हैं। होली पे लोग कीचड़ फेंक देते हैं, रंग लगा देते हैं, बेचारों को नहाना पड़ जाता है, बड़ी मजबूरी की बात है। अदरवाइज़ जुम्मे के जुम्मे नहाने वाले बहुत एग्जाम्पल हैं, फ्राइडे या हफ्ते में एक दिन या महीने में एक दिन। खासकर स्टूडेंट्स वो कहते हैं कि हम टाइम बचा रहे हैं और फ्रेंडली बैक्टीरिया का ग्रो करा रहे हैं, बिकॉज वी आर साइंटिस्ट। बिना पढ़े हम, बिना साइंटिस्ट बने हम साइंटिस्ट बन जाते हैं और बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बैक्टीरिया ग्रो कराइए, क्योंकि वो एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं और दूसरे माइक्रोब ग्रो नहीं करते हमारी बॉडी पे। मगर ख्याल रखिए, कुछ ज़्यादा बैक्टीरिया ग्रो मत करा लीजिए, वरना क्या होगा ना कि दूर जाओ हो जाएगा, कोई अगल बगल से भी नहीं गुजरेगा। खैर, कोरोना टाइम्स में बहुत ही इफ़ेक्टिव मेथड है कि लोग थोड़ा पास आएँ तो तुरंत ही दूर हो जाएं, जितना दूर हैं उतना बढ़िया, मास्क नहीं लगाना पड़ेगा। खैर, इसके अलावा और क्या क्या बैरियर्स हैं, देखिए, हमारे जो स्वेट ग्लैंड्स हैं उनमें कई सारे सॉल्ट भी प्रोड्यूस होते हैं जो बाहर की तरफ आते हैं, तो कई माइक्रोब्स को किल कर देते हैं। प्लस जो टीयर्स है हमारे और हमारा सलाइवा, उसमें लाइजोजाइम होता है। लाइजोजाइम एंटी बैक्टीरियल है, इट किल्स बैक्टीरिया बाय मेकिंग पोर्स ऑन देयर सेल वॉल। ये लाइजोजाइम जो टीयर्स में है, जो हमारे सलाइवा में है, वो बैक्टीरियल वॉल में छेद बना देता है, पोर्स,
जब होल बन जाते हैं तो वाटर उसके अंदर एंट्री करता है, झमाझम एंट्री करता है और एंट्री करता है चला जाता है और फाइनली बर्स्ट कर जाता है, और ये इसी तरह से इसको मारते हैं। तो हमारी आई को प्रिवेंट करने के लिए टीयर्स में लाइसोजाइम है, और हमारे सलाइवा में जो हम खाना खाते हैं उसमें जो बैक्टीरिया है उसको मारने के लिए। इसीलिए मैं तो कहता हूँ हफ्ते में 1-2 बार रो लेना चाहिए, और रोइए तो आंसू को पूरा ऐसे ऐसे लगा लीजिए, वो किसी भी आर्टिफिशियल जो क्रीम होती है उससे बेटर काम करेगा, क्योंकि लाइसोजाइम दैट विल किल द बैक्टीरिया ऑन द फेस, और उससे आपका फेस चमकता दमकता रहेगा। प्लस लाइसोजाइम कहाँ पे है? सलाइवा में। अब खाना खाया आपने, लाइसोजाइम ने बैक्टीरिया को मारा। इसके अलावा माउथ में और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में बताया, जो कि माइक्रोब्स को मारते हैं। ठीक है, थियोसाइनेट आयन होता है, बाइकार्बोनेट आयन होता है, वो सब भी मारते हैं। इसके बाद फूड अंदर जाता है स्टमक में, तो वहाँ HCl मार देता है माइक्रोब्स को। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है HCl ही भरा होता है स्टमक में पूरा। खुद स्टमक म्यूकस मेम्ब्रेन की वजह से उस HCl से बच जाता है, जो कि मैंने आपको बताया है डाइजेस्टिव सिस्टम में। ये HCl माइक्रोब्स को किल कर देता है, और इसीलिए माइक्रोब्स का एक फेवरेट गाना भी बन गया है। पता नहीं आपने सुना है कि नहीं सुना है, मुझे लगता है सुना होगा, बहुत पॉपुलर गाना है। ये इन्फेक्शन नहीं आसा इतना तो समझ लीजिए, ये इन्फेक्शन नहीं आसा इतना तो समझ लीजिए, एक एसिड का दरिया है और डूब के जाना है। स्टमक एसिड का दरिया, तो इन्फेक्शन करना इतना आसान भी नहीं है। उस एसिड से मैक्सिमम माइक्रोब्स बच ही नहीं पाते। माइक्रोब तभी बचते हैं जब बहुत ज़्यादा बीमारी कॉज करने का डिटर्मिनेशन हो उनमें, या उनका नंबर बहुत ज़्यादा हो। अदरवाइज एसिड से स्टमक ये सब मर जाते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलो वहाँ भी बच गए, पहुँचे इंटेस्टाइन में। वहाँ बाइल आता है, एंड बाइल चेक्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। बाइल किसकी माइक्रोब्स को चेक करता है? किसकी ग्रोथ को चेक करता है? माइक्रोब्स को। वहाँ पे जो बाइल है, और अंदर जाइए, शॉर्ट चेन फैटी एसिड भी इंटेस्टाइन बनाता है। ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड भी बैक्टीरिया के लिए, कई सारे बैक्टीरिया के लिए लीथल होते हैं, उन सबको मार देते हैं। तो ये सारे के सारे फिजियोलॉजिकल बैरियर काम आते हैं। प्लस इन फीमेल्स वेजाइना में कई सारे बैक्टीरिया रहते हैं, वो बैक्टीरिया फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं, बिकॉज दे प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड की वजह से एनवायरनमेंट जो है, जो pH है, वो एसिडिक हो जाता है और दूसरे माइक्रोब ग्रो नहीं कर पाते। तो वो फ्रेंडली बैक्टीरिया फीमेल्स में जो है उसके जेनेटल सिस्टम में इन्फेक्शन से बचाते हैं। तो बात समझ गया? तो ज़रा इन सब बातों को लिखा जाए जो अभी आपको मैंने बताया। ज़रा लिखिए एक एक पॉइंट। पहला पॉइंट लिखिएगा फिजियोलॉजिकल बैरियर में, लिखिए ऑयल ग्लैंड्स एंड स्वेट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स एंड स्वेट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स एंड स्वेट ग्लैंड्स, they make the surface of skin acidic. They make the surface of skin acidic. They make the surface of skin acidic. Full stop. This does not allow the microorganisms. This does not allow the microorganisms to establish on skin. Does not allow the microorganisms to establish on the skin. फुल स्टॉप। इसी पॉइंट में सेकंड लाइन लिख लीजिएगा जो मैंने आपको बताया था। सम फ्रेंडली बैक्टीरिया ऑल्सो अकर ऑन स्किन। सम फ्रेंडली बैक्टीरिया ऑल्सो अकर ऑन स्किन which releases acids and other metabolic waste that checks the growth of pathogen. That checks the growth of pathogen. सेकेंड पॉइंट लिख लीजिएगा। Lysozyme is present in tears and checks eye infection. Lysozyme is present in tears and check eye infection. Full stop. इसे में लिखिए Lysozymes are antibacterial. Lysozymes are antibacterial. Lysozymes are antibacterial. They kills bacteria by creating holes on their cell wall.
होल्स ऑन देयर सेल वॉल। तो लाइजोजाइम वो किस में है, टीयर्स में। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, लाइजोजाइम इज ऑल्सो प्रेजेंट इन सलाइवा विच चेक्स बैक्टीरिया। नेक्स्ट पॉइंट, लाइजोजाइम इज ऑल्सो प्रेजेंट इन सलाइवा विच चेक्स बैक्टीरिया। ठीक है, इसके बाद HCl या एसिड, HCl in stomach, HCl in stomach kills the microbes, HCl in stomach kills the microbes. Next, bile, जो कि इंटेस्टाइन में मिलेगा। bile checks the growth of microbes, इसका मतलब इनिबिट करती है। bile checks the growth of microbes. नेक्स्ट लिखिएगा, शॉर्ट चेन फैटी एसिड, शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स प्रोड्यूस्ड इन इंटेस्टाइन, शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स प्रोड्यूस्ड इन इंटेस्टाइन आर लीथल टू मैनी बैक्टीरिया, शॉर्ट चेन फैटी एसिड प्रोड्यूस्ड इन इंटेस्टाइन आर लीथल टू मैनी बैक्टीरिया, लीथल टू मैनी बैक्टीरिया। नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट, सम बैक्टीरियाज या फ्रेंडली बैक्टीरियाज लिविंग इन वेजाइना प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड विच चेक्स द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रोब्स, विच चेक्स द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रोब्स, विच चेक्स द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रोब्स, जो अदर माइक्रोब्स की ग्रोथ को चेक करता है। नेक्स्ट है सेलुलर बैरियर, सेलुलर बैरियर, सेलुलर बैरियर में क्या आती हैं हमारी सेल्स, मोटा मोटा आप कह सकते हो WBCs, WBCs। अब ये WBCs में बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसे कि लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट जो कि आप जानते हो एंटीबॉडी का सीक्रेशन करती हैं, और ये एंटीबॉडी जो है वो पैथोजेंस को पकड़ लेता है। क्या क्या करता है आगे हम बात करेंगे। तो लिम्फोसाइट के अलावा यहाँ पर न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इसके अलावा मैक्रोफेजेस, ये दोनों की दोनों जो है ना उनका काम होता है फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, और इसका काम भी क्या होता है, फैगोसाइटोसिस। तो न्यूट्रोफिल्स वो माइक्रोब्स को एनगल्फ करके ख़त्म कर देते हैं, मैक्रोफेजेस भी माइक्रोब्स को एनगल्फ करके ख़त्म कर देती है। इसके अलावा ईसिनोफिल और बेसोफिल ये भी होती है। ईसिनोफिल जो है ना वो मेनली एलर्जिक रिएक्शन में काम करता है, एलर्जिक रिएक्शन में, और ये हिस्टामीन का सीक्रेशन भी करता है। ये सब हमने ब्लड में डिस्कस करा था। एलर्जिक रिएक्शन, हिस्टामीन का सीक्रेशन भी कराता है मास्ट सेल से ये। और बेसोफिल, बेसोफिल का तो वही काम होता है ब्लड में जो काम होता है मास्ट सेल का टिश्यू में, मास्ट सेल वाला काम करता है बेसोफिल। इसका मतलब ये हिस्टामीन, सेरोटोनिन, हेपेरिन, इन तीनों का सीक्रेशन कराता है। यही काम मास्ट सेल टिश्यू में करता है, वही काम बेसोफिल कहाँ कर रहा है, ब्लड में। उसका काम मास्ट सेल की तरह है, हिस्टामीन, सेरोटोनिन, हेपेरिन का सीक्रेशन कराता है। जबकि ईसिनोफिल में भी कॉमन बात है, एलर्जिक रिएक्शन कराता है, पर हिस्टामीन का भी सीक्रेशन करा पाता है वो। क्यों? क्योंकि ये मास्ट सेल को अट्रैक्ट करता है ईसिनोफिल, और उनसे हिस्टामीन का सीक्रेशन कराता है। पर बेसोफिल खुद से हिस्टामीन का सीक्रेशन करता है डायरेक्ट। इसके अलावा वो सेरोटोनिन और हेपेरिन का सीक्रेशन भी करता है। इसके अलावा ईसिनोफिल पैरासिटिक इन्फेक्शन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कई सारे पैरासाइट को मारता है, उनसे जाके चिपक जाता है, मास्ट सेल को बुलवाता है, प्लस साथ ही साथ वो माइक्रोब्स को जो है कुछ एंजाइम जो है सीक्रेट करता है, जिसकी मदद से उनको मार देता है वो। तो लाइजोसोमल एक्टिविटी भी शो करता है, उनके एंजाइम्स को बुला के उनके थ्रू वो माइक्रोब्स को किल भी करता है। ये ईसिनोफिल का काम है, हमने ब्लड में पढ़ा था, यहाँ तो आपको बस रिकैप करा दिया। तो सेलुलर बैरियर में ये सारी सेल्स आती हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन
बैरियर, तो साइटोकाइन बैरियर्स में बेटा आता है आपका यही एक चीज़ जिससे हम कहते हैं इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स, ठीक है, इंटरफेरॉन्स, दिस इज इंक्लूडेड इन साइटोकाइन बैरियर। क्या होता है? इंटरफेरॉन एक तरह के ग्लाइकोप्रोटीन हैं। क्या है ये? ग्लाइकोप्रोटीन्स। और इन्हें वायरस इन्फेक्टेड सेल सीक्रेट करता है। ये वायरस के खिलाफ काम करते हैं। जब कभी वायरस का इन्फेक्शन होता है, वायरस आके कुछ सेल्स को अटैक करता है, तो सेल बेचारे मरने लगते हैं और मरते मरते भी वो इंटरफेरॉन का सीक्रेशन करते हैं। ये इंटरफेरॉन ऐसा ग्लाइकोप्रोटीन है जो नेबरिंग सेल, जहाँ इन्फेक्शन है उसके अगल बगल की सेल पे जाके कोट बना देता है, कवर कर लेता है, जिससे वायरस उन सेल को इन्फेक्ट ना कर पाए। तो इसका मतलब ये इंटरफेरॉन या ग्लाइकोप्रोटीन वो सेल को मारता नहीं, इनएक्टिवेट, वायरस को मारता नहीं, उसे इनएक्टिवेट भी नहीं करता, बल्कि अगल बगल की या नेबरिंग सेल्स को वायरस के इन्फेक्शन से बचाता है। बस वायरस को किल नहीं करता, इनएक्टिवेट नहीं करता, इट ओनली प्रोटेक्ट्स द नेबरिंग सेल्स फ्रॉम द इन्फेक्शन ऑफ वायरस। ये काम ये करता है। तो इस बात को ज़रा लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो लिखिए इंटरफेरॉन्स, साइटोकाइन बैरियर में हेडिंग डाल लीजिएगा इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स आर ग्लाइकोप्रोटीन्स, इंटरफेरॉन्स आर ग्लाइकोप्रोटीन्स released by the cell, released by the cell in response to a viral infection, in response to a viral infection, in response to a viral infection, full stop. These interferons do not kill, these interferons do not kill or inactivate the virus, do not kill or inactivate the virus, they make the neighboring cells, they make the neighboring cells less susceptible या less prone, they make the neighboring cells less susceptible, जिन्हें स्पेलिंग नहीं आती उन बंधुओं के लिए, less susceptible to infection by virus, less susceptible to viral infection, ऐसे लिख लीजिए, which makes the neighboring cells less susceptible to viral infection। ठीक है, ये इंटरफेरॉन्स आइजैक और लिंडमान ने डिस्कवर किया था। इन दो लोगों ने इसको डिस्कवर किया था। तो आगे लिख लीजिए इंटरफेरॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय आइजैक एंड लिंडमान, इंटरफेरॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय आइजैक एंड लिंडमान। मैं बता रहा था इंटरफेरॉन के बारे में। तो इंटरफेरॉन जो होता है ना, ये इंटरफेरॉन की मदद से हमने इन्फ्लुएंजा और हेपेटाइटिस का भी इलाज किया है, उसको क्योर करने में हेल्पफुल हुआ है ये इंटरफेरॉन्स। मगर इसका रोल कैंसर ट्रीटमेंट में अभी डाउटफुल है। इसका मतलब इंटरफेरॉन का यूज़ करके हमने कुछ बीमारियों को ठीक किया जो वायरल बीमारियां थी। अभी कैंसर पर रिसर्च चल रही है और कुछ कॉन्क्लूसिव रिजल्ट हमें नहीं मिला है कि इंटरफेरॉन उन्हें ट्रीट कर सकता है या नहीं कर सकता। तो इस बात को ज़रा लिख लीजिएगा, इंटरफेरॉन्स आर यूज्ड टू ट्रीट, इंटरफेरॉन्स आर यूज्ड टू ट्रीट influenza and hepatitis, influenza and hepatitis, influenza and hepatitis, but their role in cancer treatment is doubtful, but their role in cancer treatment is doubtful, पर इनका रोल कैंसर ट्रीटमेंट में अभी क्या है, डाउटफुल है। मगर चलिए, इन्फ्लुएंजा और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों को का इलाज करने में ये इंटरफेरॉन्स, ये ग्लाइकोप्रोटीन हम लोगों ने यूज़ किया है। तो जिन लोगों में वो क्योर नहीं हो रहा, उसमें बहुत जो है इम्पॉर्टेंट रोल या भूमिका निभा सकते हैं कौन? ये इंटरफेरॉन्स, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन है। ठीक है, तो ये बात हो गई इनेट इम्यूनिटी के इन सब सिस्टम्स की, ये चारों तरह के बैरियर की। इसके बाद हमारे पास 2-3 पॉइंट और हैं डिस्कस करने के लिए।
जो एनसीईआरटी में या तो गिवन नहीं है या पूरी तरह से एलॉबरेटेड नहीं है, तो उन पॉइंट्स को अब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है।